So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture 15 of our General Organic Chemistry. हमने पिछले लेक्चर्स में एसिडिक स्ट्रेंथ को एडवांस लेवल तक के लिए बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है. आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक स्ट्रेंथ. यस, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का. जेई एडवांस में आप देखो तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से, और हम हर वो केस लेंगे जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हम केसेस के थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ जैसे टॉपिक को समझेंगे. ये टॉपिक ही ऐसा है, ऐसा जनरल एक लाइन दो लाइन बोलकर ये समझ में नहीं आता कि आप जनरल ये बोल दो अरे यार ये देखना रहता है बस हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. आपको कुछ नहीं तो 10-12 केसेस समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपके पास वो एनालाइज करने की पावर आएगी कि हाँ यार समझ में आ रहा है, अब यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा. इस तरह से ये टॉपिक चलता है. तो चलो आज पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा बेसिक पोर्शन को भी डिस्कस करते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट बेसिक स्ट्रेंथ. और बेसिक स्ट्रेंथ हम जो शुरुआत में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमीन्स का. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, या फिर मैं कहूं नाइट्रोजीनियस बेसिस के. नाइट्रोजीनियस बेसिस के हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे. नाइट्रोजीनियस बेसिस. तो शुरुआत में अगर मैं बोलूं तो हम कुछ इस तरह से समझें. R3N या कुछ भी आपके पास एक अमीन आप ले लीजिए. ये कौन से बेस है? तो सीधी सी बात है सर, दे आर कैटेगराइज्ड अंदर दैट लुईस बेसिस, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप पानी में बात करें तो पानी से H प्लस लेंगे, R3N H प्लस प्लस OH माइनस छोड़ेंगे. इस तरह से इसकी KB डिफाइन होगी. ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आती होंगी. दिस KB इस तरह से डिफाइन होगी अपॉन R3N. ठीक है, तो KB इस तरह से डिफाइन हुआ. अब आपको ये भी पता है कि KB अगर हाई है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हाई है. KB की वैल्यूज को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम नेगेटिव लॉग लगा देते हैं. जैसे वहां pKa pKb होता था, वैसे यहाँ पर भी हम pKb बोलेंगे. pKb इज नेगेटिव लॉग ऑफ KB. अगर pKb की वैल्यू बड़ी होगी तो हम बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ कमजोर है, वो एक कमजोर बेस है. हम इस तरह से बात करेंगे. तो ठीक है सर, KB वैल्यू pKb वैल्यू तो समझ में आती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि सर हम थ्योरेटिकली कैसे कंपेयर करें. ये तो आसान है, ठीक है सर, डेटा रहेगा, डेटा देख के तो कोई भी बता देगा, लेकिन डेटा को प्रेडिक्ट कैसे करें, बस वही हमको सीखना है आने वाले 1-2 लेक्चर्स में. तो अभी हमने ये KB के बारे में बताया. अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन को थोड़ा सा समझते हैं. तो देखो थ्योरेटिकल आइडिया क्या है हमारे पास. थ्योरेटिकल आइडिया क्या है कि ये आपका बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है. ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, और जब ये H प्लस ले रहा है तो ये इसकी कॉन्जुगेट एसिड है. ये इसकी कॉन्जुगेट एसिड है. ठीक है, तो देखो थ्योरेटिकल आइडिया एक ये समझ में आता है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर ये ज्यादा होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो ये एक बेहतर बेस की तरह एक्ट कर सकता है. एक तो ये पॉइंट नजर आती है. या लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन अगर ज्यादा अवेलेबल है तो हम बोलेंगे हाँ ये ज्यादा अच्छा बेस नजर आता है. और फिर दूसरा एक क्राइटेरिया भी लोग बोलते हैं, वो ये है कि देखो H प्लस जब वो ले लेगा तब वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, तो क्यों ना हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देख लें कि कितना स्टेबल है ये कॉन्जुगेट एसिड, और उसके हिसाब से आंसर करें. तो बस ये कंफ्यूजन आता है कि कॉन्जुगेट एसिड इसकी स्टेबिलिटी देख लें कि यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देख लें. इन दोनों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन आता है.
बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल रखता हूं चीजों को। आप पहला काम जो करना है ना, आप लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखो। ये वाला जो पॉइंट है, इसको अभी फिलहाल के लिए आप सोचो कि उतना मैटर नहीं करता। तो मैं थ्योरेटिकल आपको 2 आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, उस पर भी आऊंगा मैं, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा पेशेंस के साथ देखें। पहला हम बोल सकते हैं काइनेटिक बेसिसिटी करके हम बोल सकते हैं। काइनेटिक बेसिसिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हाउ मच इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अवेलेबल ओवर नाइट्रोजन एटम। मतलब वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, दैट इज काइनेटिक बेसिसिटी। एंड lone pair over nitrogen atom, availability of lone pair over nitrogen atom, आप इसको देखें, दिस इज काइनेटिक बेसिसिटी। एंड सेकेंड पॉइंट इज थर्मोडाइनेमिक बेसिसिटी, थर्मोडाइनेमिक कंपैरिजन। देखो जब भी थर्मोडायनेमिक कंपैरिजन होता है, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। और ये जो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्ट डिफरेंस इसके बीच का मैं बताऊं आपको, तो ये 1-2 दिन में या एक आध क्लास में अच्छे से समझ आ जाने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अच्छे से काइनेटिक्स और अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे आपको आइडिया लगता है कि यार एग्जैक्टली क्या है। बट अभी हमको ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात ध्यान रखो कि जब भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, अपने को पहले क्या देखना है कि लोन पेयर नाइट्रोजन पर कितना अवेलेबल है, क्योंकि उस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को जो बेस बना रहा है वो कोई और नहीं, लोन पेयर ही है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पहले देखनी है। थर्मोडायनेमिक कंपैरिजन का मतलब है कि जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बना वो कितना स्टेबलाइज्ड है। अब देखो जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो हम सब कुछ इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखकर ही कर देते हैं, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहां एक पक्का नेगेटिव चार्ज आता है। वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो एक तरह का नेगेटिव चार्ज, वो पक्का नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसको हम देखते हैं कि अरे यार वो रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं, वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है क्या, माइनस आई लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, ये सब इफेक्ट्स हम वहां लगाकर देखते हैं, क्योंकि वहां एक पक्का नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो यहां कोई पक्का नेगेटिव चार्ज या पक्का पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है इसके कॉन्जुगेट बेस में, कॉन्जुगेट एसिड में एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो वो अगर किसी और फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा हो, जैसे मान लो एच बॉन्डिंग एक फैक्टर है, एच बॉन्डिंग कहीं हो रही है, तो वो एच बॉन्डिंग से क्या हो रही है, वो इंट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो वो एक थर्मोडायनेमिक फैक्टर होगा यहां पर। वो बहुत कम जगह यूज में आएगा, मैं बता रहा हूं, वो बहुत कम जगह यूज में आएगा। तो अपने को अभी जो पहला दिमाग अपना सेट करके रखना है वो काइनेटिक बेसिसिटी की ओर करके रखना है, ठीक है। उसी को देखें, उसी से सोचें पहले। तो थर्मोडायनेमिक कंपैरिजन का मतलब बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, आई मीन टू से कॉन्जुगेट एसिड स्टेबिलिटी, मतलब कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है क्या, ऐसा देखना है। इज देयर एनी स्टेबलाइजिंग फैक्टर लाइक H बॉन्डिंग और सो, अगर कुछ इस तरह का दिखेगा देन हम उस पर बात करेंगे। तो ये तो ठीक है, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक। अब मैं डेटा के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है, फिर एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करेंगे। देखो मैं जो डेटा इसमें यूज करूंगा ना, वो मैं यूज करूंगा pKa का। अभी थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना, मैं डेटा यूज करूंगा थ्रू आउट pKa के डेटाज में यूज करूंगा। किसके pKa के? एक्चुअली में मैं इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है, जो जैसे बेस है हमारा, ये नाइट्रोजीनियस बेस था, अभी पीछे मैंने लिखा R3N, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना R3NH+, तो मैं इसके pKa की वैल्यू यूज करूंगा, ठीक है। और इससे हम पता लगा लेंगे कितना
बेसिक है, ये हम पता लगा लेंगे। सर कैसे पता लगा लेंगे? अरे भाई देखो, ये बेस और ये एसिड बेस पेयर की बात करी जाए तो pKa और pKb का जो सम होता है वो 14 होता है। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, जो सम होता है वो 14 होता है। तो अगर मैं pKa ऑफ इसकी बात कर रहा हूं, अगर इसका pKa बड़ा है, अगर इसका pKa बड़ा है, इसका मतलब इसका pKb छोटा है। अगर इसका pKa बड़ा है तो इसका pKb छोटा है, एंड दैट मीन्स कि ये एक अच्छा बेस है। तो अभी फर्दर डिस्कशन में मैं जहां भी pKa लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या सेट करना है दिमाग में कि अच्छा, ये जो सर pKa लिख रहे हैं ये इस बेस का नहीं है, इस बेस के कॉन्जुगेट एसिड का है। तो जितना बड़ा pKa वैल्यू मैं लिखूंगा उतना अच्छा वो बेस होगा। सिंपल बात, ये समझ में आ गई? तो चलिए ठीक है, मैं pKa के डेटाज यूज करूंगा। और आपको ये भी पता है कि अरे यार, ये pKa अगर बड़ा है तो ये जो है, अगर pKa बड़ा है इसका मतलब ये कोई बहुत अच्छा एसिड है नहीं, और अगर ये एसिड अच्छा नहीं है तो इसका बेस जो होगा वो काफी अच्छा होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस किया है। तो एक बात तो ये आती है। अब आते हैं थोड़े मुद्दे की बात पर कि सर क्या क्या चीज देखें, ये बताओ, समझ नहीं आता। कोई बोलता है ये देखो, कोई बोलता है ये देखो, कोई बोलता है ऐसा देखो, कोई बोलता है रेजोनेंस देखो, कोई बोलता है एरोमेटिसिटी देखो, कहीं SIP लग जाता है, कहीं SIR लग जाता है, कुछ भी हो जाता है। सर बताओ मेरे को एक जनरल पॉइंट बता दो सर, क्या देखूं? तो मेरा आंसर है, जनरल पॉइंट आपको कोई नहीं बता सकता कि एक लाइन लिख दें और आपको पता चल जाए कि हाँ यार यही देखना है। थोड़ा सा केस बाय केस देखना होगा। बट ये बात आप मान के चलिए कि 10-15 केसेस कराऊंगा। अगर वो केसेस आप अच्छे से समझ लेते हो तो आने वाला अगर कोई और भी केस होगा तो आप बहुत स्मूथली उसके साथ डील कर पाओगे। ठीक है, तो फिर भी एक आपको एक रफ आइडिया मैं दे सकता हूं कि क्या क्या देखना होता है। तो आपको मैं एक रफ आइडिया जरूर दे सकता हूं। तो रफ आइडिया देखो क्या है मेरा। रफ आइडिया ये है कि आपको सबसे पहले ना इधर उधर +i +m -m ये सब नहीं देखना है। सबसे पहले फोकस करना है नाइट्रोजन एटम पे। ठीक है, पहली चीज जो करनी है आपको वो करना है फोकस ऑन नाइट्रोजन एटम, इस पे फोकस करो। अब कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, देखो, जैसे कि मान लो, कोई ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूं, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे। देखो, जैसे कि मान लो अगर जो N का लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है या फिर वो कहीं रेजोनेंस कर रहा है, तो कॉमन सेंस से बताना, रेजोनेंस कर रहा है या एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो क्या लगता है आपको, वो प्रोटोनेट हो जाएगा? कोई एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, मतलब चलो एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये देखिए, ये आपके पास N का लोन पेयर है, दिस इज अ पाइरॉल, और आप चाहते हैं कि मैं इसको बेस की तरह एक्ट कराऊं और मैं इसको H+ दे दूं। ठीक है, देने को तो कुछ भी दे सकते हैं, तो H+ आप दे दो इसको। तो आप देखिए, अगर आप इसकी काइनेटिक बेसिसिटी की बात करें, ये प्लस आ गया। आप इसकी अगर काइनेटिक बेसिसिटी की बात करें तो क्या N का लोन पेयर अवेलेबल था N पर? तो जवाब है नहीं यार, उतने अच्छे से तो अवेलेबल था नहीं, क्योंकि जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप ये पाते हो कि डेल्टा माइनस, देखो यहाँ 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 हर जगह डेल्टा माइनस है, और N पे लोन पेयर क्या, N पर तो एक फॉर्मल प्लस चार्ज आता है। इसके हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर आप पाओगे कि N पे एक फॉर्मल प्लस चार्ज आता है। अच्छा, तो अगर N पे फॉर्मल प्लस चार्ज है तो आपको क्या लगता है कि आप इसको प्रोटोनेट करा पाओगे? बहुत आसान काम है ये। तो आंसर है ऑब्वियसली नहीं यार, कैसे होगा ये?
तो ये प्रोटोनेशन बड़ा मुश्किल है। एक चीज और देखो, ये एरोमेटिक था और जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो अब एरोमेटिसिटी ब्रेक डाउन हो गई। कुछ बच्चों को ये भी लगता है अरे प्लस है सर, रेजोनेंस तो कर रहा है, तो सर ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ऐसा वैसा नहीं, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हुआ है। ये प्लस चार्ज रेजोनेंस ही नहीं कर रहा बेटा, ये फॉर्मल प्लस चार्ज और नॉर्मल प्लस चार्ज के बीच का डिफरेंस आप समझिए। एन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए हैं, अब कोई रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसी चीजें पूछते हैं तो दिल दुखता है। ठीक है, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, बट ये है कि एरोमेटिसिटी लूज कर दिया है, तो कोई खास स्टेबल भी नहीं है। तो थर्मोडाइनेमिक फैक्टर से देखोगे तो भी अच्छा नहीं है, काइनेटिकली देखोगे तो भी अच्छा नहीं है, ऑल्दो काइनेटिक फैक्टर इज इनफ टू डिसाइड इन दिस केस। तो एक बात आपको समझ में आई कि यार कहीं एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है या यदि कहीं रेजोनेंस भी कर रहा है तो ये सब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छा नहीं है। एक पॉइंट और मैं देता हूं, मानो अगर आपका जो लोन पेयर है वो ऐसे नाइट्रोजन पर है, ध्यान से एक एक पॉइंट पहले सुनना, पहले दे रहा हूं मैं अभी क्या, अभी मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, उसके बाद केसेस में घुसेंगे, मजा आएगा आपको, देखिएगा। तो देखो बेटा, एरोमेटिसिटी रेजोनेंस दो चीजें देखी। अब एक पॉइंट और मैं उठाता हूं यहां पे कि अगर आपका जो नाइट्रोजन एटम है, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए जिसको आपने प्रिपेयर किया है, अगर वो नाइट्रोजन एटम एक sp2 नाइट्रोजन है या sp नाइट्रोजन है, तब क्या बोलेंगे हम? तब बोलेंगे सर कि यार देखो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा हो गया है, और अगर s कैरेक्टर ज्यादा हो गया है तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो उसकी जो डोनेशन टेंडेंसी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो काफी हद तक अफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस के। और अगर मैं बताऊं, लेकिन ये फैक्टर जो है इन दोनों से थोड़ा कमजोर है, तो ये दोनों तो अपने में ही बहुत शक्तिशाली फैक्टर्स हैं। तो एक आता है एस परसेंटेज या एस कैरेक्टर बोल लो ऑन नाइट्रोजन एटम, कि कितना ज्यादा एस कैरेक्टर है। अगर sp3 नाइट्रोजन है, अच्छा बेस होगा कंपैरेटिवली व्हाट sp2 एंड sp, कुछ इस तरह से बात करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हुए। हो गया सर कि और भी कुछ फैक्टर है? अरे है ना, बिल्कुल है। देखो आपके पास एक दो फैक्टर और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। आपको कहीं मिल सकता है SIR मैंने आपको रेजोनेंस में पढ़ाया है, अगर आप देखा होगा आपने वीडियो तो आप वहां देख सकते हो। अभी पूरा SIR पढ़ाने वाले नहीं है, ऑल्दो एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। SIR मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का एटम है उसका जो लोन पेयर है वो किसी कारणवश बेंजीन के साथ या जो भी साइकिल है उसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? देखो, रेजोनेंस ना कर पाने का जो मुख्य रीजन होता है वो ये है कि वो उसके आउट ऑफ प्लेन चला गया है। मतलब उस रिंग का जो p ऑर्बिटल है और जो नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है, जो आपस में ओवरलैप करके रेजोनेंस करते, वो अगर घूम जाए नाइट्रोजन एटम, so both p orbitals will be no longer parallel, and if they won't be parallel, how resonance is possible? तो रेजोनेंस नहीं हो पाता है ऐसे केसेस में, तो उसको हम कहते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। और ये मुख्यतः किसकी वजह से होता है? वो स्टेरिक रिपल्शंस वगैरह होते हैं तो बॉन्ड घूम जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो लोन पेयर है अब वो रेजोनेंस नहीं कर पाता रिंग के साथ। तो पॉइंट बताओ, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर एस परसेंटेज बढ़ रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, लेकिन ये जो SIR होगा ये तो रेजोनेंस को रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये कह रहा है कि तू नाइट्रोजन पर ही रहे। तो अगर वो नाइट्रोजन पर ही है तो वो अवेलेबल है नाइट्रोजन पर, जिसकी वजह से काइनेटिक बेसिसिटी इसकी बढ़ जाएगी। एंड SIR अगर कहीं हो रहा है तो ये इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। क्यों इंक्रीज करता है वो लॉजिक भी समझना जरूरी है। अच्छा, कोई और भी फैक्टर है क्या? देखो एक और फैक्टर आएगा, दैट इज SIP।
ये भी फैक्टर आएगा। ये हो सकता है आपने अभी नहीं पढ़ा हो, ये नया है, ये हमने लेक्चर्स में शायद कवर नहीं किया है, इसको बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर ही पढ़ाते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, ये एक इफेक्ट है। इसको मैं भी जब केस लूंगा तो आपको समझाऊंगा, अभी बस वर्बली समझा देता हूं थोड़ा, ठीक है, फिर लिखेंगे भी कि क्या है, एग्जाम्पल लिख के। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव एनिलिन आउट हियर, यहां पे मानो एनिलिन हमारे पास है और एनिलिन के बाजू में मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। और जब आप इसको प्रोटोनेट कर रहे हो ना, जब आप इसको प्रोटोनेट कर रहे हो, H+ दे रहे हो, तो नॉर्मली NH2 तो स्टेरिकली उतना क्राउडेड रहता नहीं है। NH2 हो गया, OH हो गया, CN हो गया और कुछ हद तक OCH3 हो गया। इतने ग्रुप्स को हमने पढ़ा है कि दे आर नॉट स्टेरिकली क्राउडेड। तो NH2 उतना स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होता है, ऑल्दो बाजू में मिथाइल है जिसकी वॉन डेर वाल रेडाई थोड़ी ज्यादा होती है। बट ये देखा गया है कि अगर उस NH2 को आप प्रोटोनेट कराना चाहो तो वो जो NH3+ है उसका वॉन डेर वाल रेडाई और इसका वॉन डेर वाल रेडाई आपस में टक्कर खाते हैं, और उस टक्कर की वजह से क्या होता है, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो यहां पे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक वाला फैक्टर काम में आ रहा है। किसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी? जी हाँ, कॉन्जुगेट एसिड की। जो कॉन्जुगेट एसिड आप यहां पर बना रहे हैं, ये देखिए, ये कॉन्जुगेट एसिड आपने बनाया NH3+ और ये CH3, तो आप ऐसा मानना पड़ेगा आपको। आप ये मत बोलना कि यार हमको कैसे पता चलेगा सर ये, अरे भाई ये पता करके आपको बताया जा रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है चीजों को, अपने से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये और ये जो है, ये वॉन डेर वाल रेडाई इनका थोड़ा क्लैश करता है, जिसकी वजह से इस कॉन्जुगेट एसिड की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ा जाती है। और अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी गड़बड़ा गई तो ये इक्विलिब्रियम पीछे ही रहना चाहेगा, और इसकी वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, KB वैल्यू कम हो जाएगी, KB वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक फैक्टर ये भी है जो कभी प्ले में आता है। तो देखो अभी हम नाइट्रोजन के आसपास की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से दिस इज कॉल्ड SIP, कि प्रोटोनेशन जो है उसको इनहिबिशन मिल रहा है ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, तो वो प्रोटोनेट नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो SIP जो है ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, ये बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देता है। इसके बारे में भी और एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ा अच्छे से भी समझेंगे। अभी वर्बली बता रहा हूं सिर्फ कि अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप है जो कि स्टेरिकली क्राउडेड है, तो वो अमीन्स लाइक एनिलिन स्पेसिफिकली एनिलिन की बात करूं, एनिलिन की बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। एक्सेप्ट एक दो ग्रुप्स और हैं, तो यहां पे चलो लिख भी देते हैं, एनी सब्स्टिट्यूशन at ortho position of aniline decreases the basic strength, except there are some groups which are sterically free, like अगर OH है तो ये कोई SIP नहीं लगाता, इवन OCH3 है तो ये भी कोई SIP नहीं लगाता। इस तरह के कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो SIP नहीं शो करते हैं, ठीक है। OCH3 ये भी पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बताया जहां ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया है, ओके। तो इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में इसको ऑर्थो इफेक्ट भी लिख देता है। वो सब नाम है, नाम पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को देखो। इसको किसी किसी बुक्स में ऑर्थो इफेक्ट भी लिख देता है। चलो, क्या कोई और रीजन है
क्या कोई और रीजन है? तो अभी हमने SIP की बात की है ना, अभी हमने SIP की भी बात की, SIR, कोई और रीजन है? देखो एक रीजन और समझ में आता है, ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, वो है ब्रेड्स रूल। ये भी मैं समझाऊंगा, इसको भी अभी वर्बली बता रहा हूं। देखो ब्रेड्स रूल आपको पता है, अगर कोई ब्रिज हेड नाइट्रोजन है ना, जो ब्रिजिंग नाइट्रोजन है ब्रिज्ड कंपाउंड में, तो वो जो एटम है, आपको ब्रेड्स रूल पता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, पिछले लेक्चर्स में कवर भी हमने किया है। तो वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। तो मान लो ब्रेड्स रूल, जैसे n का लोन पेयर है, एक ब्रिज्ड कंपाउंड है और n का लोन पेयर है। देखो ये कहां पे रोल में आता है, जैसे ऐसे समझो आप, ये कहां पे रोल में आता है। तो ब्रेड्स रूल का मैं आपको एक, अभी सभी मैं आपको रफ आइडिया देते जा रहा हूं। देखो ब्रेड्स रूल कैसे रोल में आता है, मानो कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, एक इस तरह का कुछ कंपाउंड आप बना लो, यहाँ नाइट्रोजन एटम लगा लो, ये देखो ये कुछ ब्रिज कंपाउंड बना लो, डबल बॉन्ड लगा लो। देखो यहां पर अगर हम एक झलक में देखें तो हमको क्या लगता है कि यार n का लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, ये तो बहुत गंदा बेस हो गया, रेजोनेंस में चला गया। बट आप मेरी बात मानो कि अगर ये रेजोनेंस में चला जाएगा तो ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर्स भी कभी कभी काम आते हैं। ब्रिज कंपाउंड्स जब भी देखो, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला ख्याल दिमाग में आना चाहिए ब्रेड्स रूल का, बहुत वर्क करता है। तो क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वो गया तो ब्रेड्स रूल वॉयलेट हो जाएगा। तो अगर वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो क्या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए एक अच्छी साइन है? तो हाँ, तो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, लोकलाइज्ड नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो ये इस कंपाउंड को एक अच्छा बेस बना रहा है। इस तरह से ब्रेड्स रूल भी कभी कभी काम में आता है। देखो हमने जितने भी रूल्स बताए, अभी हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस नाइट्रोजन एटम पर ही है। अभी हमारा फोकस नाइट्रोजन एटम पर ही है, तो पहले आपको ये सब चेक करना है। अब मान लो सर ये सब में सेम है सर, अब इससे नहीं बन रहा कुछ, तब क्या देखना है मैं बता रहा हूं। अब ये सब हमने देखा, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा है सर, सभी क्लैश हो रहे हैं सर, अब क्या देखें? तो अब आप आजू बाजू के ग्रुप्स को देखो। तो जो नेक्स्ट फोकस आपका होना चाहिए, तो नेक्स्ट फोकस आपका होना चाहिए आजू बाजू पर, कि क्या क्या लगा हुआ है उसके आजू बाजू, मतलब अदर ग्रुप्स एंड देयर इफेक्ट्स आपको ये देखना है। लाइक व्हाट, लाइक कोई प्लस माइनस m वाला ग्रुप है क्या, कोई प्लस माइनस I है क्या, कोई प्लस माइनस H है क्या। और ये बात क्वाइट ऑब्वियस है, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, कि जो प्लस m इफेक्ट लगा रहा होगा अगर कोई ग्रुप, या कोई ग्रुप प्लस H इफेक्ट लगा रहा होगा, तो उससे ऑब्वियसली जो आपका नाइट्रोजनियस बेस है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। काइनेटिक बेसिसिटी से देख लीजिए आप, n पे लोन पेयर की अवेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है n पर, वो बढ़ने लग जाएगा। n पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने लग जाएगा, प्लस I प्लस M प्लस H, तीनों ही इफेक्ट्स आपको बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और यही माइनस रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये फोकस आप इसके बाद इस पे करिए। अब देखो एक बात आती है, चलो एक और पॉइंट लिखा देते हैं, एक चीज और कभी कभी काम में आती है। अब ये मेरे दिमाग में जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, जो फिलहाल मैंने जितने भी एग्जांपल्स देखे कि हाँ यार ये बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, तो ये जितने इफेक्ट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसके साथ अगर आप चलोगे तो ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड्स आपके कवर हो जाएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर मानो ये भी फैक्टर नहीं दिख रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो एक फैक्टर और आप यूज कर सकते हो, एक आइडिया और लगाना, फ्लिपिंग वाला। ठीक है, थोड़ा फ्लिपिंग की भी बात करना। फ्लिपिंग को भी मैं थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट समझा दे रहा हूं। आपने क्या पढ़ा है, गैसियस फेज में, लिक्विड फेज में जो अमीन्स होते हैं क्या करते हैं? फ्लिपिंग करते हैं। जो एलिफेटिक अमीन्स हैं,
आप अमीन इन्वर्जन में पढ़ते हो, आप स्टीरियोआइसोमर पढ़ते हो, तो आप एक रोटामर्स करके टॉपिक पढ़ते हो, इन्वर्टोमर्स करके पढ़ते हो, है ना, वो सब उसी के अंदर, जिसको नॉन आइसोलेबल इनैंशियोमर्स होते हैं, वो याद आ रहा होगा शायद। तो उसी के अंदर हम इसकी बात करते हैं। तो फ्लिपिंग क्या है? फ्लिपिंग कुछ ऐसा है, जैसे मानो n है और यहाँ पे आपने ये लगाया लोन पेयर, नॉर्मल एक मैं एलिफैटिक नाइट्रोजिनियस बेस बना रहा हूँ, n का लोन पेयर, और यहाँ पे आपने लगा दिया ये मानो R1, फिर ये अंदर की तरफ R2 और ये लगा दिया R3। तो ये क्या होता है? ये कुछ इस तरह से, अभी मान लो ऐसा, ये ऐसा फ्लिप होता रहता है, ठीक है, ये फ्लिप होता रहता है। ये फ्लिप करने को ये एक ऑब्जर्वेशन है, आपको मानना पड़ेगा। हाँ, फिर ये क्वांटम टनलिंग वगैरह और अच्छे से पढ़ोगे आप डीप में, तो फिर समझ आता है, अच्छा हाँ यार, उससे समझ में आ रहा है ये क्यों फ्लिपिंग हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, वो एकदम इरेलेवेंट है, तो वो सब पढ़ने मत लग जाना, ठीक है। आपको एक फैक्ट की तरह पता होना चाहिए, एलिफैटिक अमीन्स फ्लिप करता है, तो इस तरह से फ्लिप करता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे इस तरह से लोन पेयर है, ये कुछ फ्लिप होकर इसकी जो अगली पोजीशन होगी वो कुछ यूं हो जाएगी, ये R2। तो आप ये समझिए, दे आर नॉन आइसोलेबल ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, इनको हम अलग कर देंगे, ये प्लस रोटेशन के साथ, ये माइनस रोटेशन के साथ, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इनको देखो, जब ये ऐसे थे, तो जब ये इस तरह से हुए तो मोमेंटरली ये प्लेनर हुए हैं, है ना, मोमेंटरली ये प्लेनर हुए हैं, फिर ऐसे हुए हैं। तो फ्लिपिंग की वजह से, जब किसी से आंसर ना है, मैं फिर से बता रहा हूं, फ्लिपिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मत देना कि यार अच्छा यहां तो फ्लिपिंग हो रहा है, फ्लिपिंग हो रहा है, नहीं, ये सबसे लास्ट में देखना आप, ठीक है। तो फ्लिपिंग की वजह से क्या होता है कि ये मोमेंटरली प्लेनर हो रहा है, जब ये आपस में घूम रहा है, तो मोमेंटरली प्लेनर होने की वजह से, मोमेंटरली प्लेनर होने की वजह से, प्लेनर हुआ तो थोड़ी सी sp2 कैरेक्टर आ गई उसमें, और इस वजह से s परसेंटेज बढ़ गया। मोमेंटरली ही बढ़ा है, बट बढ़ा तो है, ये एक डिफरेंशिएटर हो सकता है। तो s परसेंटेज बढ़ जा रही है नाइट्रोजन एटम की, तो s परसेंटेज बढ़ जाने की वजह से हम कहेंगे कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारी उम्मीद से थोड़ी कम हो गई है। तो ये लीजिए, ये एक पॉइंट आता है, बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई है। तो फिलहाल हम इतने पॉइंट्स को लेकर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। फिर एक दूसरा पार्ट आएगा जहां पे थोड़ा सा सॉल्वेंट का इफेक्ट आएगा, वो उसको आप थोड़ा सा अलग पार्ट मानो, उसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। पहले इसको देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स चलो पिक करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक सम केसेस। तो चलो पहला केस मैं लेता हूं, लेट मी टेक सम केसेस नाउ। चलो मैं डेटा के साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो डेटा के साथ क्या है, थोड़ा सा एक रफ इमेज भी बनेगा आपके मन में, हाँ यार ये इससे इतना अच्छा है, ये इससे इतना बुरा है, इस तरह से, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जस्ट इन सपोर्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो देखिए ये N, दिस इज पाइरॉल, एंड देन लेट्स टेक एनिलिन। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है, ये आपको मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। एडवांस में इस तरह के एग्जांपल्स, इतने बेसिक एग्जांपल जो बहुत फेमस हो चुके हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बहुत ही फेमस हो चुके हैं ये एग्जांपल्स। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो मैंने अभी समझा दिया आपको कि ये है पाइरॉल। पाइरॉल का लोन पेयर क्या है, अवेलेबल ही नहीं है, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और वो ऐसा रेजोनेंस है जो एरोमेटिसिटी प्रदान कर रहा है, तो कहीं से भी ये अच्छा बेस तो नजर नहीं आता। pKa बताऊं मैं, तो pKa है -0.27, देख पा रहे हो, pKa है -0.27। इसका मतलब जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तो जब ये N पर जब अपन H लगाएंगे और इसमें प्लस आएगी, तो वो जो हाइड्रोजन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है, आप देखो, मतलब सल्फोनिक एसिड्स वैसिड्स के बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी, उस हाइड्रोजन की, है ना। ये भी थोड़ा रफली पता रहे तो अच्छा है। अब ये है एनिलिन, तो इसमें भी देखो क्या रेजोनेंस में तो जा रहा है, रेजोनेंस में तो जा रहा है, तो ये भी कोई बहुत दूध का धुला है नहीं,
ये भी कमजोर बेस ही होगा। देखो पीकेबी वैल्यू आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है ना, आप पीकेबी अपने हिसाब से 14 के साथ आप इसको क्लब करके सोच सकते हो, 14.27 होगा। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, मैं इसके साथ चल रहा हूं पीके के साथ। देखो एनिलिन की जब मैं बात करूं बेटा, रेजोनेंस में चला गया तो इसकी पीकेए 4.62 हो गई, ठीक है 4.62, एंड दिस इज पाइरिडिन। देखो पाइरिडिन का मैंने जब रेजोनेंस पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से ऑर्बिटल डायग्राम के साथ इसके रेजोनेंस को समझाया है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में क्यों नहीं जाता। कुछ बच्चे बस रट लेते हैं यार कि हाँ जब ऐसा होता है ना तो नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, बस नहीं जाता। आप इसके पीछे थोड़ा ऑर्बिटल अंडरस्टैंडिंग लाइए। इवन जेई एडवांस 2021 में एक क्वेश्चन बहुत सुंदर आया था जहां रेजोनेंस की ऑर्बिटल अंडरस्टैंडिंग पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था इंटीजर टाइप। तो ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ज्यादा अच्छा है। वो रूल्स रट के जाके गवारों की तरह एग्जाम ना दें, जो रेजोनेंस के रूल्स रट के जाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, तो ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इसके लिए अच्छी बात है। जी हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक छोटी सी बुराई है इस पाइरिडिन के मॉलिक्यूल में, वो ये है कि इसका जो नाइट्रोजन है इसमें एक दाग है। क्या दाग है इस नाइट्रोजन पर? इस नाइट्रोजन पर ये दाग है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो गया है, s परसेंटेज ज्यादा हो गया है, pKa वैल्यू ऑल्दो ये इससे ज्यादा बेसिक है बट इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। दिस इज हैविंग अ pKa ऑफ 5.21, 5.21 का ये pKa है। तो दिस इज द ऑर्डर, और यहां पे मैंने आपको कमी बता दी कि इसमें S परसेंटेज थोड़ा सा हाई है। चलो दूसरा केस देखते हैं, ठीक है, लेट्स टेक सेकेंड केस। सेकेंड केस, अभी नाइट्रो एनिलिन्स की बात करते हैं। अच्छा केस है, इसको ध्यान से देखिए। नाइट्रो एनिलिन्स की बात करते हैं, NH2, एक बार इसी को लगाते हैं ऑर्थो पे, एंड देन थोड़ा लंबा रहेगा यार ये हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, ये थोड़ा सा हो सकता है 3 लेक्चर्स भी लग जाए, ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक, तो आप लोग अच्छे से करना इसको। सो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो देखो क्या क्या हो रहा है। ये एनिलिन है, ये तो चलो बीच का है, अभी आपको बताया, इसका pKa भी बताया 4.62 के आसपास। जब बात करेंगे हम इस नाइट्रो की तो क्या क्या नजर आ रहा है? देखो एनिलिन है, बाजू में नाइट्रो लग चुका है, और नाइट्रो N और O देखने में छोटे छोटे एटम्स हैं, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं ना तो स्टेरिक क्राउडिंग ये भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो प्रोटोनेशन होने में आपको एक स्टेरिक बैरियर लगेगा, जिसकी वजह से यहां हम SIP ऑपरेट कर रहा है ये बोलेंगे। SIP ऑपरेट कर रहा है। एक बात और मैं बताऊं, ये भी बहुत बच्चों को लगता है सर ये स्टेरिक क्राउडिंग है तो सर क्या ये घूम नहीं जाएगा, ये भी बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर जैसे COH घूम जाता था ये नहीं घूम जाएगा। तो मैं इसका आंसर सीधा बोलता हूं, भाई देखो NH2 आपको कभी भी ऐसा घूमता हुआ नहीं मिलेगा, उसका लोन पे रेजोनेंस में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप N के साथ आजू बाजू मिथाइल विथाइल लगा दे रहे हो तब भले वो घूम जाए, तब भले वो घूम जाए और वो आउट ऑफ रेजोनेंस चला जाए वो लोन पेयर, बट NH2 कभी नहीं जाएगा आउट ऑफ रेजोनेंस। और मैं फिर से बोल रहा हूं यहां कोई ऐसा रिपल्सन नहीं है कि यार ये रह ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं जब ये प्रोटोनेट होगा तब हो सकता है इसकी जो रिपल्सन है वो बढ़ जाए, जब प्रोटोनेट होगा उसके बाद की बात कर रहा हूं। तो ये कोई नहीं घूमता, ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचना कि घूम के अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये जो है इसमें SIP लग रहा है। और एक बात आपको बताऊं मैं कि देखो ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में चला जाता है तो वैसे भी इस बॉन्ड का जो रोटेशन है, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन तो होती है। हम बोलते हैं हाँ यार ये घूम इसलिए नहीं रहा है, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये कम घूम रहा है, ये ज्यादा रोटेट कर रहा है, एक रोटेशन बैरियर करके एक टर्म डिफाइन करते हैं कि इसकी रोटेशन बैरियर बहुत हाई है, मतलब यार ये रोटेट नहीं कर सकता। फिर आता है कि यार इसकी रोटेशन बैरियर कम है, मतलब ये बहुत फ्रीली रोटेट कर सकता है।
तो जो n का लोन पेयर अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है रिंग के साथ, तो वैसे ही उसकी जो रोटेशन बैरियर है वो थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि वो एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है C और N वाला एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो वैसी रोटेशन बैरियर बढ़ गई। अब दूसरी बात एक और आती है कि जब बाजू में NO2 लगा हुआ है ना, तो ये वाला H और ये वाला ऑक्सीजन आपस में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। तो इस इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग से क्या होता है, तो इससे ना इसकी रोटेशन बैरियर और हाई हो जाएगी। मतलब अब वो जो रोटेशन बैरियर थोड़ा सा कम था या रुका हुआ था, थोड़ा सा उसके पास फ्रीडम था आउट ऑफ प्लेन जाने का, ऐसा सोचो। ऑल्दो वो फ्रीडम ना के बराबर था, बट फिर भी रोटेशन बैरियर कभी भी ऐसी नहीं होती कि इन्फिनिटी हो जाती। तो वो रोटेशन बैरियर अब और बढ़ गया है, क्योंकि बाजू से H बॉन्डिंग भी हो रहा है। तो अब ये ऐसे सोचो कि एकदम से फिक्स हो गया है, और अब ये लोन पेयर पूरी तरह से किसमें जाएगा, रिंग में चला जाएगा, और रिंग में जाने से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है बहुत कम हो जाएगा। SiP तो लग ही रहा था, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी है। अगर मैं pK बताऊं, नेगेटिव में चली जाती है -0.28। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर पायरोल और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को याद करें क्या, दोनों के कॉन्जुगेट एसिड की। ऐसे कंपैरिजंस मत करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जो केसेस बता रहा हूं उनको देखो, और स्पेशली अगर मैं कुछ बताता हूं, हाँ यार इसका और इसका याद रखना है, तो वो देख लेना एक बार। तो दिस इज पीके। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रो आ गया है, और साथ ही साथ एक बात तो और बताना भूल ही गए, -M भी लगा रहा है, -I भी लगा रहा है, ये भी सब चल ही रहा है। लेकिन जब मेटा पे आ गया तो -M तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसका जो नेगेटिव है ऑर्थो पैरा पे घूम रहा है, बेसिक सी बात है। तो -M नहीं लग रहा है, तो एक राहत है। SiP भी नहीं है, एक और राहत है। H बॉन्डिंग भी नहीं है, एक और राहत है। इसका मतलब ये एक काफी बेहतर बेस है इसके कंपैरिजन में, बट स्टिल एनिलिन से तो बुरा ही होगा। -I भी जो है नाइट्रो का वो कोई कम नहीं है, अच्छा खासा -I लग रहा है। पीके वैल्यू जो इसकी मैं बात करूं, दिस इज 2.45, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, अब जब इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा तो देखो बेसिस दो है। आप ये बोल सकते हो या -I थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, आप ये बोल सकते हो -I थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। SiP यहाँ पे लग रहा है, वहां नहीं लग रहा। -I स्ट्रॉन्गर है, इससे भी ये बुरा हो रहा है। H बॉन्डिंग हो रही है, उससे भी बुरा हो रहा है। तो ये जो है इससे तो बेहतर ही है, ऑल्दो यहाँ भी -M -I लग रहा जरूर है, तो ये इससे बुरा होगा, एंड देयरफॉर इसकी जो पीके है दिस इज 0.98, ये इसकी पीके है। तो सबसे बढ़िया ये है, सेकंड में आपका मेटा वाला है, थर्ड पर ये है, और सबसे बुरा ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन है। तो ये आज के लेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस कराया आपको बेसिक स्ट्रेंथ होता क्या है, और सिर्फ हमने 2 केसेस अभी पढ़े हैं। इस तरह से हमें 10-12 केसेस और पढ़ने होंगे, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ एडवांस प्लस लेवल की आपकी मुट्ठी में होगी। तो बस आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को शेयर करें। जितनी ज़्यादा वीडियोस मेरी शेयर होगी, उतनी ज़्यादा रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मेरी तरफ से आपको देखने को मिलेगा, ये कमिटमेंट है। अगर आप चाहते हैं मैं बहुत रेगुलर रहूं, रेगुलरली वीडियोस लाऊं आपके लिए, इस लेवल की वीडियोस लाऊं, और भी अच्छी अच्छी चीजें लाऊं, तो आपको एक सहायता करनी होगी कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी पसंद आना तो गारंटीड है, पसंद तो आएगा ही अगर आप शेयर करोगे तो, ठीक है, वो तो मेरे हाथ में। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से देखते रहें। सीरीज को अगर आपने अभी नहीं देखी है, शुरू से लास्ट तक फॉलो करें। एंड जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स 2023 वालों के लिए फिर से रिकमेंडेशन, आपको बहुत अच्छे से देखना है रियल जेईई एडवांस क्वेश्चन सीरीज। एक एक क्वेश्चन को उसके सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट्स को सीखो और आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।